हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की होने लगी है। भारत ने कोई बहुत ही बड़ा किस्म का काम किया है। क्या हुआ है? भारत की 11 सबमरीन्स ने चीन को घेर लिया है। पहली बार भारत ने बनाया सबमरीन का जाल, मतलब पहली बार भारत ने सबमरीन का जाल बनाया है। और भारत की जो 11 सबमरीन्स है उन्होंने चीन को मतलब घेरे में ले लिया। इस तरीके से स्ट्रैटेजी में आया है। क्या हुआ है सारा कुछ सीन जानेंगे इस वीडियो के अंदर, तब पता लगेगा भाई। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनसाइड नॉलेज का वीडियो अकाउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, चीन की हरकतों का अब आखिरकार भारत कड़ा जवाब देना शुरू कर चुका है और इस बार भारत सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट देकर चुप नहीं बैठेगा, बल्कि हमने एक ऐसी कार्रवाई कर दी है जो पिछले 20 साल के इतिहास में भारत ने कभी नहीं की। भारतीय मिलिट्री की इतनी बड़ी ताकत को देखकर चीन और पाकिस्तान की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इन देशों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भारत के बैकयार्ड में आना चीन के लिए अब तक का सबसे बुरा सपना बन जाएगा। दरअसल दोस्तों, पिछले 20 सालों के इतिहास में पहली बार भारतीय नौसेना ने एक साथ 11 सबमरीन को ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए तैनात कर दिया है। ऐसा बहुत समय से नहीं देखा गया था कि भारतीय नौसेना ने इतनी बड़ी संख्या में पनडुब्बियों को पेट्रोलिंग और दूसरे ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए तैनात किया हो। पारंपरिक तौर पर भारतीय नौसेना के पास मौजूद पनडुब्बियों में से 50% हमेशा मेंटेनेंस, रिपेयर और दूसरी एक्टिविटी के लिए बेस पर ही मौजूद रहती थी, लेकिन पहली बार भारत ने अपनी 16 में से 11 पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है। बता दें कि हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की संयुक्त गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपनी ऑपरेशनल क्षमता में बड़ी बढ़ोतरी करने का फैसला किया और इसी का नतीजा है कि अब चीन को काउंटर करने के लिए भारतीय नौसेना अपने पास मौजूद ज्यादा से ज्यादा पनडुब्बी हिंद महासागर, अरब बंगाल की खाड़ी और कई दूसरे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों पर ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए तैनात कर चुकी है, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का दबदबा और सर्विलेंस पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गया। यह बड़ा कदम भारत ने एक ऐसे समय पर लिया जब पिछले कुछ सालों से चीनी जासूसी जहाज लगातार हिंद महासागर में घुसपैठ कर रहे थे। सबसे पहले तो चीन के ओशनोग्राफिक सर्वे और रिसर्च वेसल हिंद महासागर में आना शुरू हुए। फिर हमने देखा कि कैसे चीनी नौसेना के बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैक करने में सक्षम जहाज हिंद महासागर में आने लगे और धीरे धीरे करके यह जहाज भारतीय समुद्री क्षेत्र के नजदीक तक पहुंच गए, जहां पर यह हमारे मिसाइल परीक्षण के समय ही आकर लंगर डाल लेते थे। हाल ही में हमने रिपोर्ट कवर की थी कि इस वक्त हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के 3 जासूसी जहाज मौजूद है और एक बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैक करने में सक्षम जहाज फिलहाल हिंद महासागर क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है और किसी भी वक्त भारत के नजदीक आ सकता है। चीन अपने जहाज को फिर से भारत की तरफ एक ऐसे समय पर भेज रहा है जब हम कई शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण करने वाले हैं, जिसमें अग्नि प्राइम से लेकर भारत की प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाए गए रॉकेट सिस्टम शामिल है। इस स्थिति से निपटने के लिए हमने सबसे पहले श्रीलंका पर दबाव बनाया, लेकिन जब श्रीलंका कुछ तकनीकी खामियों की वजह से चीन के सामने नहीं टिक पाया और चीनी जहाजों को अपने बंदरगाह पर आने की परमिशन दोबारा दे दी, तब जाकर हमने ये कठोर कदम उठाया और अब हिंद महासागर क्षेत्र में चारों तरफ भारतीय सबमरीन तैनात है, जिसकी वजह से हम चीनी जासूसी जहाज पर तो नजर रख ही रहे हैं। साथ ही अगर चीन ने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो हम रैपिड एक्शन भी ले सकते हैं, जिससे चीन पर काफी भारी साइकोलॉजिकल दबाव पड़ेगा। लेकिन चीन के लिए परेशानियां यहीं पर खत्म होती नजर नहीं आ रही, जहां एक तरफ भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसैनिक मौजूदगी को पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ा चुका है, वहीं दूसरी तरफ चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर भी काले बादल छाने शुरू हो चुके हैं। आपको तो ये पता ही होगा कि भारत चीन की इस परियोजना का काफी विरोध करता है और हम कई बार इस पर टिप्पणी भी कर चुके हैं, लेकिन जिस देश को इसके जाल में फंसना है उसे हम खुद जाकर तो नहीं बचा सकते, पर उन देशों में मौजूद कुछ समझदार नेता चीन की चाल को समझकर अपने देश को चेतावनी जरूर दे रहे हैं, जिसकी कड़ी में नेपाल के विपक्षी पार्टी अब अपनी सरकार पर चीन से लिए गए कर्ज को कई मामले में करप्ट बता रही है। नेपाल की विपक्षी पार्टी का आरोप है कि सरकार ने चीन से काफी हाई इंटरेस्ट रेट पर ये कर्ज लिया और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट चीन को फायदा पहुंचा रहे हैं। वहीं इससे नेपाल को काफी भारी नुकसान हो रहा है। नेपाल की विपक्षी पार्टी ने चीनी लोन्स को अपने देश के लिए घातक बताया और कहा कि इससे उनका देश चीनी कर्ज का गुलाम बन सकता है, जिसकी वजह से नेपाल में मामला काफी तेजी से आग पकड़ रहा है और अब इस स्थिति से निपटने के लिए
चीन भी नेपाल की सरकार पर अपना दबाव बढ़ा चुका है, जिसकी वजह से नेपाली सरकार अपने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर को बीजिंग भेज रहे हैं ताकि प्रचंड और जिनपिंग की सरकार के बीच सीधे बातचीत हो जाए और इस मामले पर कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। वरना नेपाल में पोखरा एयरपोर्ट जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो पहले ही फेलियर साबित हो चुके हैं। अगर ऐसा एक और प्रोजेक्ट नाकाम रहा तो ये नेपाल के लोगों में अपनी सरकार के खिलाफ गुस्सा आसमान तक पहुंचा देगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो चीन इस वक्त हर तरफ से परेशान होने वाला है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सिर्फ नेपाल में ही नहीं बल्कि कई देशों में फेलियर और डेप ट्रैप के तौर पर देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसेना को पिछले 20 सालों में सबसे शक्तिशाली स्तर पर तैनात कर चुका है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसे के साथ यार वीडियो खत्म। 20 साल में पहली बार चीन के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। आदि क्या होती थी 5-6 मतलब भारत की जा रही है, मतलब गश्त लगा रही है। अभी 11 इकट्ठी, जिसमें से 2 जो है वो है एटॉमिक वाली। वो तो हर टाइम भाई सालों सालों अंदर लगी रहती है। लेकिन यार मुझे ये समझ नहीं आई, मतलब ये चाइना चाहता क्या है यार? भाई चाइना चाहता है, उसको खुजली हो रही है बहुत। आपको समझ चाइना नहीं आ रही, कभी उसको श्रीलंका खुजली के है। साथ, कभी ताइवान के साथ, कभी इंडिया के साथ, कभी क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं यार, यार वो कंट्री है नहीं है, पिछले दिनों वो वेसल्स भी उधर भेजे थे उसने अपने फिलीपीन हाँ, उसको मारे हर किसी से ले रहा है। लेकिन भारत अब जाल बिछा रहा है इसके लिए फुल अपना, मतलब जैसे ही वो आएगा ट्रैकिंग वाले ने अगर कुछ पंगा लिया तो भारत की और यार इसमें कोई शक नहीं है, ये बात सच है कि चाइना का जाल जो है ना वो कर्जा देता है, ठीक है, सबको देता है, लेकिन वो इंटरेस्ट ऊपर इतना रखता है ना कि कोई वापस चुका ही नहीं पाता बंदा, वो चुका ही नहीं पाता, फिर कुछ ना कुछ चीज उसको देनी पड़ जाती है बंदे को। ये चीज है। अभी मालदीव भी गंदा फंसने लगा है और फंस गया, फंसने क्या लगा है। और नेपाल में वाकई केपी ओली सरकार जब से आई है, इतने अच्छे रिलेशन थे भारत के साथ, सारे इन लोगों ने बिगाड़ एक दूसरे को भाई बोलते थे नेपाली लोग। अभी भी लोगों के बीच नहीं है, ये गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अभी भी गवर्नमेंट एक दूसरे की दुश्मन हुई है, भारत की तरफ से तो है ही नहीं, लेकिन फिर वो करते हैं, गलत बातें करते हैं तो भारत को भी गुस्सा आता है भाई। दूसरा ये कि इंडिया जो जिस तरीके से ले रहा है ना अभी हर एक के खिलाफ एक्शन, इंडिया ने कहा है कि वो दौर गया। और चाइना को तो भाई नाथ डाली हुई है भारत ने, मतलब हाँ यार, ये पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूँ चाइना को ऐसी ऐसी जगहों पर इंडिया जो है ना चुनौती दे रहा है कि चाइना हैरान हो जाता है। नेपाल में एक तरह से ऑपोजिशन खड़ी कर दी है, मतलब भारत नहीं की होंगी, जाहिर बात है। भारत उनको अवेयरनेस पैदा कर रहा है कि भाई तुम पागल हो, तुम फंस रहे हो इनके जाल में। भारत कर्जा देता है, अगले को फंसाता कभी भी नहीं, खत्म नहीं करवा दिया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकाल दिया, नहीं तो इटली शामिल था उसके अंदर। तो ये भारत की पावर है, भारत हर जगह पे उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो आपका कैसे इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, भारत का स्टेप कैसा लगा, अपनी राय इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।